ऑनलाइन टॉपर स्टडी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। पिछली कक्षा पर लेक्चर में मैंने परसेंटेज के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स दी थी। आज मैं उन्हीं प्रॉब्लमों को आगे और जटिल प्रॉब्लमों को सरल करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। देखिए, ढेर सारी प्रॉब्लम मैंने दी थी पिछली क्लास में। अब अगली क्लास में ऐसी ही एक नई प्रॉब्लम है, जैसा कि 3 गोले हैं जिनकी आपको अर्धव्यास दिए हुए हैं। मान लीजिए इसका अर्धव्यास दिया है 1, दूसरे का अर्धव्यास 2 दिया है, अर्धव्यास त्रिज्या को कहते हैं, तीसरे का 3 दिया है। अब इन तीनों गोलों को पिघला करके एक नया गोला बना गया है। क्या किया गया? इनको पिघलाया गया है, ठीक है ना। एक नया गोला बनाया गया है। अब नया गोला बनाया गया है तो उस नए गोले का निश्चित ही इनसे आकार बड़ा होगा। अब पूछ सकता है कि नया जो गोला बनाया गया उसका अर्धव्यास क्या होगा। एक तो यहां ये पूछ सकता है, पहली बात ये पूछ सकता है। दूसरा, यहां पर कुछ जब पिघलाया गया तो एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि पिघलाने में कुछ धातु कम हो जाएगी, या धातु की मात्रा कम होगी तो परसेंटेज में कमी भी दे सकता है। तो मान लीजिए दूसरी कंडीशन सवाल के घुमाने के लिए आपको ये भी बना सकता है कि पिघलाने पर जो धातु है 25% लॉसेस हो गई, यानी 25% का क्या हो गया, वो हानि हो गई। जब 25% हानि हो गई तो उसके बाद में फिर नया जो इनको पिघला करके जो बनाया गया गोला है उसकी त्रिज्या क्या होगी। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न कर सकता है। एक ही प्रश्न में कई तरीके से सवाल को घुमा सकता है। तो सुनिए, ये गोला है। अब गोले को पिघला रहे हैं तो पहले तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि पिघलेगा क्या, ठीक है ना। पिघलने पर आयतन पिघलेगा, ठीक है ना। क्या पिघलेगा? आयतन। अब आयतन पिघलेगा तो आयतन गोले का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब भी 4/3 तो कॉमन है हर एक गोले में, क्योंकि हर एक में आना है ये। तो मैं अपनी लैंग्वेज में क्या करता हूं कि इस 4/3 को यहां से हटा देता हूं, क्योंकि जहां मैं निर्माण करूंगा उसमें भी 4/3 आएगा पाई आर क्यू, और इस गोले पर भी 4/3 पाई आर क्यू लगेगा, इस गोले पर भी 4/3 पाई आर क्यू लगेगा, यहां भी 4/3 पाई आर क्यू लगेगा। ऐसी स्थिति में क्या ये 4/3 पाई 4/3 पाई ये कॉमन हो जाएगा, और इस कॉमन को मैं हटा सकता हूं। तो डायरेक्ट मेरे पास आर क्यू, इसमें दूसरे गोले का भी आर क्यू, ये तीसरे गोले का, आप लिखने को 1 लिख सकते हैं, इसे 2 लिख सकते हैं, इसे 3 लिख सकते हैं। अब मैं जब इनको पिघला रहा हूं तो पिघला करके जी इकट्ठा होना है, इसका मतलब 1 का क्यू 1 रहेगा, 2 का क्यू या 2r थी, इसका 2 का क्यू 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 थी तो 3 का क्यू क्या हो जाएगा आपका, 3 का क्यू 27 हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ता हूं तो आप क्या देख रहे हैं, ये 36 हो गया। यानी कि पिघल के तीनों गोलों की जो धातु थी वो 36 हो गई। अब यहां प्रश्न में तुमको मान लीजिए इसकी आर पूछ रहा है पिघलने के बाद में, तो ये आर क्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब आर क्यू की वैल्यू हो जाएगी तो आर का ये क्या करना पड़ेगा, तुम्हें घनमूल्य करना पड़ेगा। अब ये घनमूल्य करना पड़ेगा तो खंड करेंगे, खंड में घनमूल्य निकल भी जो भी है रूट के रूप में आ सकता है, खंड कर लेते हैं। इसका 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर आपका 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। यानी कि अगर इसका घनमूल लेता हूं तो 1 से फैक्टर 3 आने चाहिए, इसमें कहीं भी नहीं है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। यानी कि आर आपकी इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर। अगर धातु का लॉसेज न हो तब
पिघलने के बाद जो नया गोला बनेगा उसकी आर त्रिज्या या अर्धव्यास ये होगा। और यदि इस गोले को पिघलाने के बाद अगर धातु लॉसेज में होती है तो देखिए अभी मैं जो निकाल रहा था मेरा 36 निकला था, अब इसमें 25% धातु लॉसेज में चलेगी तो कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो 100% धातु थी, 25% धातु लॉसेज में चले जाएगी। तब ऐसी स्थिति में फिर इसको दोबारा से जब निकालूंगा तो नया निकलेगा। देखिए 36 कुल धातु थी जिसमें से 25% लॉसेज हो गई, तो मेरे पास कितनी बची? मेरे पास 75% बची बट्टे 100, क्योंकि ये 36 जो 100% थी। तो आप क्या देख रहे हैं? आप इसको देख रहे हैं कि ये 27 हो गया। अब धातु कितनी हो गई? 27 हो गई, यानी कि इसमें से जो पिघल के जो वेस्टेज धातु हुई थी वो निकल गया। अब ये 27 जब धातु हो गई ये नए गोले पर आनी है, अर्थात मुझे उसमें RQ चाहिए। RQ का मान यहाँ 27 हो गया, इसका मतलब R बराबर क्या हो जाएगा? वही रूट में इसका घनमूल लेना होगा। जब घनमूल लूंगा तो R बराबर ये रूट में 3 × 3 × 3, अर्थात ये रूट से बाहर हो जाएगा। R आपकी 3 सेंटीमीटर निकलेगी, यानी लॉसेज होने पर आपका नया गोले की धातु आपका 30 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। और जिस समय धातु का लॉसेज नहीं था उस समय इन्हीं गोलों द्वारा जो नया गोला बना था तो उसकी जो R निकल के आ रही थी रूट में, ठीक है, 3√36 आ रही थी, ठीक है ना। तो देखिए सवाल को घुमाने को वो आपको कहीं भी घुमा सकता है, आपसे जैसे कहेगा वैसे आप काम करेंगे। पिघलने के बाद आप में एक बात को ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने 1/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई जो सब में कॉमन था उसे मैंने रेशियो के अनुसार काट दिया। तब मैंने डायरेक्ट केवल RQ यहाँ पर, RQ यहाँ पर, RQ यहाँ पर, इन तीनों RQ को जोड़ दिया। टोटल धातु इनको पिघलाने से बन गया। अब पिघलाने के बाद में मैं क्या देखता हूं, यदि लॉसेज नहीं है तो मुझे डायरेक्ट RQ मिल रहा है, वो क्योंकि उन्हें पिघला के एक फिर बड़ा बनाया गया है, तो डायरेक्ट मेरे लिए क्या मिल रहा है? वो RQ मिल रहा है। और यदि पिघलाने पर कुछ धातु लॉसेज होती है तो इनके पिघलने के बाद जो धातु मिलती थी वो पहले 100% थी, पिघलने के बाद लॉसेज जो हो गई 25%, तो मेरे पास 75% धातु बची थी। अब 75% धातु का मैंने मान निकाला तो 27 आया। अब इससे ही आपका नया गोला बनेगा। तो ये 27 3 का Q होता है, क्योंकि वहां RQ है, इसका मतलब उसकी त्रिज्या 3 हो जाएगी नए गोले की। इसी तरीके से और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन है। सवाल क्योंकि परसेंटेज का, आप ये समझिए मैं परसेंटेज को आपको समझा रहा हूं, लेकिन सवाल ये परसेंटेज का नहीं था। अरे ये तो आपका जो मेंसुरेशन से सवाल रिलेटेड था, केवल मेंसुरेशन में ये परसेंटेज का बना दिया। यानी परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है कि किसी भी चैप्टर के साथ ये लग सकता है। आप ये समझिए कि पूरे गणित में आपका परसेंटेज जुड़ सकता है, आपको परसेंटेज को विशेष ध्यान से समझना है। जैसे अब मैं एक नया सवाल और आपके सामने रखता हूं। जैसे एक चुनाव हो रहा है, अब चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं। अब 2 कैंडिडेट हैं तो भाई दोनों में हार जीत दोनों के बीच में होना है, ये तो डेफिनेट का, एक जीतेगा एक हारेगा, ये डेफिनेट है। तो देखिए अब कहीं भी चुनाव होगा तो सवाल के अकॉर्डिंग चुनाव का जो स्थान है ये 100% या मतदाता होगा। यहाँ पर मतदाता क्या होगा? 100% होगा। अपने दिमाग में पहले एक एडजस्टमेंट ये करें, फिर उसके बाद में जैसे जैसे सवाल आपको कहे वो आप घुमाते रहें। अब 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार मान लीजिए एक उम्मीदवार जो है, एक चुनाव में क्या हुआ, 2 उम्मीदवार हुए, ठीक है ना, 2 उम्मीदवार हुए, ठीक है ना। अब 2 उम्मीदवार हैं, इनमें से एक जो उम्मीदवार है ओनली 30% मत लेता है। क्या लेता है? 30%। तो सुनिए, मैंने पूरा 100% का गेम था ये भाई। 100% में दोनों उम्मीदवार थे,
अब एक उम्मीदवार 30% ले रहा है, तो भाई यहां परसेंट की बात लें तो दूसरा उम्मीदवार क्या परसेंट हो जाएगा, अब ये 70% हो गया, दूसरे उम्मीदवार का कितना हो गया, 70% हो गया। अब मान लीजिए यहां पर आपको दो तीन बातें पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, एक तो यहां पर कुल मत दे देना चाहिए, सवाल में कुल मत दे दे, ठीक है ना। अगर कुल मत तुमको दे देगा तो यहां पूछेगा कि इनके बीच में मतलब कितने मतों से हार जीत हुई, मतों की हार जीत पूछ सकता है, ठीक है ना। एक तो प्रश्न ये प्रश्न कर सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 16,000 वोट हैं, मान लीजिए अपने, मैंने आपके सामने ये 16,000 मत हैं, पूरा टोटल मत कितना है, 16,000 है। अब कहते हैं कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, या जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से जीता, तो सुनिए 100% वैल्यू है ये, 16,000 जो है क्या परसेंट वैल्यू है, 100% वैल्यू है। एक उम्मीदवार 30% ले गया, दूसरा 70% ले गया, तो परसेंट में जीत जो हो रही है वो 40% की जीत हो रही है, यहाँ पर ये परसेंट में जीत हो गई। अगर प्रश्न करता है कि जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से जीता, जीतने वाला जो उम्मीदवार है, ठीक है ना, वाला उम्मीदवार, प्रश्न कहता है कि कितने मतों से जीता, ठीक है ना, कितने मतों से जीता। तो देखिए मैं आपको समझाने में एक बात बता चुका हूं कि 40% मत से जीत रहा है, और टोटल मत है आपका 16,000, तो 16,000 का 40% निकाल लीजिए सीधा, ये आपका मतों से जीत हो गई, ठीक है ना। तो 6400 मतों से इसकी जीत होती है, कितने मतों से जीत होती है, 6400 मतों से इसकी जीत होती है। अब इसी सवाल को और तरीके से घुमाया जा सकता है, अरे इसमें देखिए डायरेक्ट में तो आपको जीतने वाले को कितने मत मिले, तो 70% मिले, और हारने वाले को कितने मत मिले, तो 30% वैल्यू निकल सकती है। सवाल का घुमाव कई तरह से हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यहां पर एक चीज और घुमा देगा, इसी उम्मीदवार मैंने थोड़ा मिटा दिया। अब मैं चाहता तो इसमें एक प्रश्न कर देता, क्या कर देता कि यहां पर एक वैध मत और अवैध मत का भी एक वो आ जाता है। वैध मत का मतलब ये हो गया कि उनकी काउंटिंग की जा रही है, अवैध मत का मतलब ये हो गया, अवैध का मतलब होता है कि वो पढ़े तो हैं लेकिन वो वैध नहीं। अब प्रश्न में इसी में कि एक को 30% मिला और दूसरे को 70% मिला, वो तो डेफिनेट है क्योंकि जब 30% से मिलेगा तो दूसरे को, लेकिन यहां पर एक शब्द कहने में घुमाएगा, वो कहेगा वैध मतों का 30%, वैध मतों का। अब वैध मतों का मिला तो इसमें एक शब्द जोड़ेगा कि अवैध मत 20% घोषित किए गए, अवैध मत क्या परसेंट, 20%, ठीक है, मत क्या हो गया, अवैध घोषित कर दिया गया, यानी ये वैध नहीं है, ये अवैध है, यानी ये कैंसिल कर दिया गया। अब 20% जब मत अवैध हो गया तो ये तो काउंटिंग में नहीं होना है। अब 20% जब इसमें से हटाऊंगा तो क्या परसेंट रह जाएगा, 80% मत जो वैध रह जाएगा। अब 80% की यहां वैल्यू निकालता हूं तो क्या वैल्यू निकल के आती है, और ये 12,800 मत निकल के आते हैं, यानी 12,800 मत पर इनकी हार जीत होती है। अब तो अवैध वैध इसमें से हटा दिए गए। अब जीतने वाले मत, जीतना वाला जो उम्मीदवार है वो कितने मतों से जीतता है, तो देखिए यहां पर हार जीत तो आपकी 40% पहले भी थी, तो 40% अब इसका निकलेगा, 40% से आपकी यहां पर हार जीत हो गई। अब 40% से हार जीत होगी तो कितने मतों से हार जीत हुई, 32 और 8 3 11 और 5, यानी कि 5,120 मतों से जीतने वाला उम्मीदवार
जीत गया। देखिए, मैंने एक ही सवाल में आपको केवल सवाल के घुमाव को बताया है कि सवाल किसी तरीके से भी आपको घुमा सकता है, आपको उन घुमावों को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल को निकालना है। एक आध और मैं आपको सवाल समझाने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। देखिए, अब मैं दूसरा एक सवाल लेता हूं। देखिए, एक पूरा क्लास है, कक्षा है, जिसमें लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है ना। अब वो कहता है प्रश्न घुमाने के लिए कि एक कक्षा थी, घुमा रहा है, प्रश्न को घुमाएगा। किस तरीके से घुमा सकता है कि कक्षा में लड़कों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या। देखिए भाई, मैं सवाल अपने आप से कुछ डेवलप करने का कोशिश करता हूं, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा टाइम भी बढ़ जाता है। लड़कों की संख्या लड़कियों से, लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, 16% अधिक है, ठीक है ना। तो कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, लड़कियों की संख्या से अनुपात पूछ सकता है, यहां पर होगा। अब सवाल इस तरीके से करते हैं, ये पूरी क्लास है, क्लास पूरी 100% है भाई, ठीक है ना, पूरी क्लास 100%, इसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। अब यहां पर एक प्रश्न में थोड़ा सा क्या दिया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कक्षा में 16%, 100 में 16 लड़के अधिक हैं। पूरी 100 की क्लास थी, हम तो परसेंट में 100 की क्लास ही मान ली, परसेंट दिमाग में हटा दिया, ठीक है ना, यानी पूरी क्लास ही हमने 100 की मान ली। अब 100, इसका मतलब 16% लड़के अधिक हैं, तो 16 लड़के अधिक हो गए 100 पर। अब भाई 100 पर 16 अधिक हो गए, अगर मैं यहां पर 16 को कम कर दूं, मान लीजिए अब मैं 16 को कम करता हूं, तो मेरे सामने यहां कितना बचने वाला है, मेरे सामने यहां 84 बचने वाला है। अब 84 में लड़के और लड़की बराबर हो गई, जो लड़कों की एक्स्ट्रा संख्या थी वो तो निकाल ली मैंने। अब लड़के और लड़की बराबर हो गई, तो यहां लड़कियों की संख्या निकल सकती है, अर्थात यहां लड़कियों की संख्या 42 हो गई। अब जब लड़कियों की 42 हो गई, लड़कियों से 16 लड़के ज्यादा थे, तो यहीं पर ये सीधा अनुपात हो गया। अरे इसमें 16 यदि मैं जोड़ देता हूं, यानी कि 42 प्लस 16 ये लड़के हो जाएंगे, लड़कियां 42 से, अनुपात बन गया, क्योंकि लड़कों की संख्या का, ये लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या से अनुपात। तो यहां पर इनको जोड़ रहा हूं, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 58 हो रहा है और ये 42 हो रहा है, और 2 के पहाड़े से कट भी रहा है, ये आपका आ जाएगा 29-21 का अनुपात। देखिए, सवाल में है कुछ नहीं था, केवल लैंग्वेज में घुमाना रहता है, यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है, यानी 100, अगर 100 की क्लास होती है, परसेंट का मतलब क्लास 100 की होती है, तो उसमें से 16 लड़के अधिक हैं। जब 16 लड़के अधिक हैं, 16 लड़कों को यदि निकालूंगा, तो यह लड़के लड़कियों की संख्या बराबर बराबर हो जाएगी, और जिसमें 2 का भाग देंगे तो लड़कियां लिख लेंगी,
और इसी में 16 जो अधिक था उसे जोड़ दूंगा तो लड़के बन जाएंगे। अब अनुपात पूछा है, उन्हें अनुपात लगा के काट के अनुपात का रूप बना लिया। ठीक है ना, इस तरीके से भी आपको सवाल टैली कर सकता है। इसके बाद में और भी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूं, जैसे उदाहरण के बतौर इस तरीके की सवाल पूछता है, जैसे कि एक आयत है, इस तरीके की सवाल पूछता है कि इसकी लंबाई में, आयत की लंबाई में अर्थात लंबाई में इसने क्या किया, वृद्धि कर दी, क्या की 20% की, और इधर चौड़ाई में क्या किया, चौड़ाई में इसने कर दिया, इसमें चौड़ाई में 20%, यहां वृद्धि शब्द था और यहां क्या कर दिया उसने, कमी कर दिया, परसेंटेज कमी कर दिया। अब वो प्रश्न में कहता है कि इसकी क्षेत्रफल में क्या अंतर पड़ा, यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि, दो बात आएंगी, यानी एक तो प्रतिशत कमी भी हो सकती है, प्रतिशत कमी हो सकती है या वृद्धि भी हो सकती है। अब ये दोनों बात सामने आने वाली है। देखिए ऐसे सवालों के लिए वैसे एक डायरेक्ट सूत्र है, वो क्या सूत्र है, अगर कमी और वृद्धि या वृद्धि या वृद्धि या कमी दोनों ही चीजें रखी हो तो दोनों में ये सूत्र है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यहां पर एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर वृद्धि शब्द रहेगा, परसेंटेज में वृद्धि शब्द रहेगा तो आप वहां पर प्लस का चिन्ह मान के चलें, अगर परसेंटेज में कमी शब्द रहेगा तो वहां पर आपका ऋण का चिन्ह मानना है, परसेंटेज में कमी रहेगा तो वहां पर ऋण का चिन्ह लेना पड़ेगा, सवाल में जो सूत्र है उसमें। अगर वृद्धि है तो प्लस लेंगे, कमी है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहां कमी के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, वृद्धि के लिए प्लस लगाना पड़ेगा। काट पीट की फाइनल आंसर भी देखना है, फाइनल आंसर जो है अगर प्लस में आता है तो परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और माइनस में आता है तो परसेंटेज कमी हो जाएगी। ये सूत्र के अकॉर्डिंग रहा, आप सूत्र के अकॉर्डिंग काट सकते हैं। देखो यहाँ वृद्धि है तो मैं प्लस का लूंगा 20, और ये कमी है तो ये माइनस का लूंगा 20, और प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, ये प्लस का रहने दूंगा, उसे माइनस का कर दूंगा बट्टे 100। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या होगा, डबल जीरो कटा तो माइनस के 4 तो ये हो गया, माइनस का 4 ये और माइनस का 20 ये, तो इसका मतलब 24 माइनस का हो गया, 24 माइनस का हो गया तो उत्तर -4 आ रहा है, अर्थात ये 4% की कमी हो गई, क्या हो गई, 4% की कमी हो गई। एक तो सूत्र से सवाल निकाला है मैंने। अगर किसी तरीके से ये सूत्र वूत्र के लफड़े में नहीं पढ़ना है, यानी आपको सूत्र के चक्कर में नहीं पढ़ना है, तो सुनिए, यहाँ परसेंटेज वृद्धि हो रही है, परसेंटेज कमी हो रही है, आप लंबाई को भी 100 माने और चौड़ाई को भी 100 मान लें अपनी उसमें। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो 100 पर वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और यहाँ 100 पर कमी हो रही है तो 100 पर कमी होने के बाद 80 रह जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको ये चीज समझना है, क्या समझना है, देखो पहले इस आयत की लंबाई आपकी 100 थी, चौड़ाई भी आपकी 100 थी, दोबारा में क्या हुआ कि अब लंबाई 120 हो गई, चौड़ाई आपकी 80 हो गई, ये परसेंटेज कमी या वृद्धि करने के बाद में। अब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कॉमन टेबल से इसको सबको काटना है। ये पहले वाली लंबाई है, ये पहले वाली माप है, शुरू की माप है, और ये बाद में इंटरचेंज के बाद में परसेंटेज कमी और वृद्धि के बाद में माप है, यानी कि ये परसेंटेज कमी और वृद्धि के बाद में ये माप रहेगी। ठीक है, प्रतिशत कमी या वृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि और कमी के बाद में ये माप रहेगी, परसेंटेज कमी के बाद में। ये शुरू में प्रारंभिक थी, ये प्रारंभ में जब आयत था उसमें थी, ठीक है ना, ये प्रारंभिक थी, ठीक है ना। अब इसमें एक बात का, यहां इसी बात का ज्यादा फोकस करना है कि इन सबको एक ही टेबल से काट देंगे, ऐसा मत कर देना कि प्रारंभ बारी को अलग से काट दो, इसको अलग से काट दो, सवाल गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
तो देखिए इसमें कौन सा कम, पहले तो जीरो सबके काट दिए एक एक, पहले एक जीरो कटा 10 का भाग दे दिए, कहने का मतलब। दोबारा में ये 2 से फिर कट रहा है, 2 से ये कट गया 5 बार, 2 से ये कट गया 5 बार, 2 से ये कट गया 6 बार, 2 से ये कट गया 4 बार। तो देखिए आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया तो यहाँ क्षेत्रफल 25 आ गया, और यहां इनका गुणा किया तो अब क्षेत्रफल 24 आ गया। अरे भाई पहले 25 था और इंटरचेंज करने के बाद 24 हो गया, तो भाई कमी हो गई। कितनी कमी हुई? ये कमी 1 की हो गई। अब 1 की कमी है, अब मुझे परसेंटेज कमी पूछिए, तो 1 की कमी कितने पर हुई है? ये 25 पर हुई है, इसमें 25 का भाग दें, 100 का गुणा करिए, परसेंटेज हो गया काट पीट के, ये 4% क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 4% कमी। आप विदाउट किसी भी फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं, ध्यान रखना है जो भी यूनिट है, जो भी आपका आयत वगैरह, उसकी आपका चूंकि परसेंटेज में कमी और वृद्धि दे रखा है, तो आप लंबाई को 100 ही, चौड़ाई को 100 मान लें, और मानने के बाद में आप उसमें वृद्धि है तो वृद्धि करके बढ़ा दें, कमी है तो कमी करके कर दें। अब इसके बाद में इन चारों यूनिटों को एक ही टेबल से काटना है। एक ही टेबल से काटने के बाद प्रारंभिक क्षेत्रफल निकाल लें, इंटरचेंज होने वाला क्षेत्रफल निकाल लें, और दोनों क्षेत्रफलों के बीच में क्या डिफरेंट आता है। अगर ये पहला है, ये बाद का है, तो यहाँ पर कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 1 हो रहा है। किस पे हो रहा है? 25 पे हो रहा है। अगर यहाँ ये 25 की जगह पर 30 हो जाता, ये 24 की जगह पर 30 हो जाता, तो ये पर बढ़ जाता। अब बढ़ जाता तो कितना बढ़ा? ये 5 बढ़ जाता। किस पे बढ़ा? 25 पे बढ़ता, तो फिर आपकी वृद्धि हो जाती। ठीक है ना? इस तरीके से भी आप कर सकते हैं विदाउट सूत्र। ठीक है ना? इस तरीके का सवाल भी आपको परीक्षा में मिल सकता है, और परसेंटेज में ऐसे भी सवाल आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी सवाल, कई तरीके के सवाल होते हैं परसेंटेज में, जो आपको परेशान करते रहते, घुमाते रहते हैं इधर उधर। तो देखिए अगला एक और मैं आपको ऐसा ही कुछ सवाल बताने का प्रयास करूंगा, सुनिए, जिसमें से यह है कि अब जैसे कि उदाहरण कुछ अब की थोड़ा और सवाल देख, जैसे कि दालों का मूल, दाल है, दाल की मूल में क्या हुआ? दाल के मूल में 30% की वृद्धि हो गई। क्या हो गया? 30% की वृद्धि हो गई मान लीजिए। लेकिन क्या हुआ? जब 30% की वृद्धि हो जाएगी कीमत में, तो भाई हमें बराबर दाल खानी है तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे तभी मिल पाएगी। लेकिन क्या हुआ? अब हम अपने खर्च में चाहते हैं कि हम अपने खर्च में ओनली 10% की वृद्धि चाहते हैं, यानी खर्च में जो वृद्धि करना चाहते हैं वो कितने % की वृद्धि करना चाहते हैं हम, यानी खर्च में वृद्धि जो करना चाहते हैं, ठीक है ना? मान लीजिए 10% की ये वृद्धि चाहते हैं। अब वो 10% की वृद्धि करना चाहते हैं, तो प्रश्न में अब पूछ सकता है कि दालों की खपत में कितने % कमी करनी पड़ेगी, यानी दालों की खपत में कितने % की कमी करनी होगी। देखो भाई, अब ये सवाल थोड़ा सा मैंने घुमा दिया। अगर मैं यहां पर ये चीज न देता तो डायरेक्ट ये सूत्र से हो जाता, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, R अपॉन R प्लस माइनस वो 100 प्लस माइनस R इंटू 100 % कमी या वृद्धि, एक सूत्र बताया था पिछली क्लास में। लेकिन वहां पर ये चीज नहीं है, वहां तो ये डायरेक्ट है कि दालों की कीमत में यदि इतने % की वृद्धि कर दी गई तो खपत में कितने % की कमी करनी होगी। अब मैंने सवाल को घुमा दिया हल्का सा,
कि अब खपत में कमी के लिए क्या किया कि खपत में कमी कम करनी हो, इसके लिए उसने अपने खर्च में वृद्धि कर ली, तो भी फिर कितने परसेंट खपत में कमी करनी होगी। अब सुनिए, समझने का प्रयास करिए, मैं इसको इसी हिसाब से बताने वाला हूं। सुनिए, मान लीजिए पहले हम 100 रुपए की दाल खाते थे भाई, अब वो 30% बढ़ रहा है, तो उतनी ही दाल अब आपको 130 रुपए में खाने को मिलेगी। कितने मिलेगी? 130 रुपए मिलेगी। अब जब 130 रुपए में मिलेगी, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने खर्च में ओनली 10% वृद्धि की है, अर्थात जो हम पहले 100 कर रहे थे अब 110 कर रहे हैं। भाई अब भी मामला कम पड़ गया, अब भी मामला कम पड़ गया। इसका मतलब अब भी हमको अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी ना। वो कमी कितनी करनी पड़ेगी? वो कमी मुझे दिख रहा है यहां पर 20 की करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं पहले की बराबर ही दाल खाना चाहता हूं तो 130 रुपये खर्च करने होंगे, तब बराबर मुझे दाल खाने मिलेगी। लेकिन नहीं, मैंने केवल अपने खर्च में 10% वृद्धि की है। अब मैं खर्च इतना कर रहा हूं और पहले के बराबर खर्च करने के लिए इतना करना है। कुछ काटना समझ में आ रहा है ना? मैं काटने की जो प्रक्रिया बताता हूं उसे समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? अब भाई 20 रुपए की कमी करनी पड़ेगी मुझे, और ये 20 रुपए की कमी किस पर है? 130 पर है भाई। 130 में ही तो हमें 20 रुपए की कमी करनी पड़ रही है। ये 130 पर 20 की कमी है, मुझे परसेंटेज कमी करना है। 100 का गुणा कर दीजिए, परसेंट कमी हो गई। लो, सवाल निकल गया। अब काट पीट रह गया, और कुछ नहीं है। बात को समझना है केवल, और कुछ नहीं करना है, ओनली समझना है। काट पीट केवल दिमाग से करनी है, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं। सिंपल है, बेसिक है। बेसिक पे आप समझिए क्या है। जैसे फिर मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, परसेंट का सवाल है, तो मैं तो पहले 100 रुपए की दाल खा रहा हूं। सीधा मतलब ये हो गया, अपने दिमाग में मान लीजिए 100 रुपए की दाल खा रहा हूं। जो मैं पहले 100 की खा रहा था, अब 30% की वृद्धि होगी तो मुझे 130 की मिलेगी उतनी दाल, कोई कमी नहीं। मैंने 30 रुपए बढ़ा दिया, अपना कोई कमी नहीं, बराबर दाल खा रहा हूं। लेकिन मैंने क्या किया, इसकी पूर्ति के लिए अपने खर्च में 10% बढ़ाया है। अब इसकी पूर्ति के लिए मैंने 10% खर्च को बढ़ा दिया। तो सुनिए, पहले 100 की खा रहा था, 130 में मिलने वाला है। मैं ओनली 10% बढ़ा रहा हूं तो मैं 110 खर्च करने वाला हूं। भाई 130 अभी मेरा खर्च नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब मुझे दाल की खपत में कमी करनी ही पड़ेगी। वो कितनी कमी करनी पड़ेगी? वो 20 की कमी करनी पड़ेगी। ये 20 की कमी किस पर हो रही है? 130 पर हो रही है। अब काट के आपका परसेंटेज आ गया। देखिए, ये इससे बाहर कट गया, ये ऊपर 2 से हो गया, 2 से में अब 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13 हो गया। यहाँ पर 7 बच गया, 13 पंजे 65 हो गया, 5 बच गया, 5 ऊपर हो गया, बटे में 3, 13, यानी कि ये कमी हो गई। ये आपकी अब दाल की खपत में इतने परसेंट की कमी करनी है, यानी कि अब सूत्र फेल हो गया। अब ये सूत्र काम नहीं कर रहा। जिस सूत्र को मैं लेके बैठा हूं, ये सूत्र फेल हो गया। अब आपका बेसिक पर ही मुझे आना पड़ा, बेसिक के हिसाब से सवाल को निकालना पड़ा। और भी ढेर सारी समस्याएं हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं होगी। मैं और भी देखो कोशिश करता हूं बनाने का, आप समझने का प्रयास करिए। प्रश्न में हाँ इस तरीके का भी कुछ सवाल आते हैं। भाई दिमाग है, दिमाग में जो उपज आ जाए वो ठीक है। वो क्या है? जैसे प्रश्न करता है, क्या करता है हाँ इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखो, एक की आय, एक की, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, परीक्षा में भी आते हैं। आय, ठीक है ना, का 60%, एक की आय का 60%, बी की आय के 75%, बी की आय के
75% के बराबर है। देखो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब यहां से सवाल कई बनेंगे इसमें। तो क्या हुआ, तो बी की आय, बी की आय, ए की आय, ए की आय का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। एक तो ये क्वेश्चन बना दिया। अब दूसरा यहां पर ये भी कर सकते हैं, यहां घुमाने के लिए, कि ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है। भाई सवाल है, अभी इसमें बी की आय ए की आय का कितना परसेंट पूछ रहा है। अब इसको यह भी पूछ सकता है कि ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है। अभी तीसरा और भी पूछ सकता है कि ए की आय बी की आय से कितना अधिक या कम है। अरे भाई सवाल है, इधर उधर घुमाता रहेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो सुनिए सवाल में क्या है, यहां पर एक रिलेशन दिया के बराबर है, इससे आपका रेशियो निकल आएगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो रेशियो निकल आएगा। जैसे कि ए की आय का यानी गुणा होता है 60/100 हो गया, और ये बराबर बोल रहा है, बराबर का चिन्ह लगा लिया। बी का 75% बट्टी 100 हो गया, 100 से 100 काट दिया, 15 की 5 से 4 बार, ये 5 बार काट दिया, बराबर लग रहा है, काट सकते हैं। अब इसमें रेशियो लगा सकता हूं मैं। देखिए रेशियो लगाऊंगा तो क्या होगा, ये यहां आ जाएगा बट्टे में, और ये 4 उधर पहुंच जाएगा। तो A/B अर्थात 5/4, अर्थात रेशियो आ गया A/B 5/4। ये दोनों की आय का अनुपात आ गया। क्या आ गया, अनुपात आ गया। अब प्रश्न जैसे कहेगा हम वैसा करेंगे। यहां प्रश्न कहता है कि बी की आय कितनी, 4, ए की आय का कितना परसेंट, यानी 4 5 का कितना परसेंट। तो देखिए 4/5 × 100, सीधा 4 वैल्यू किसका, 5 का। परसेंट बनाना है तो परसेंट के लिए 100 गुणा कर दिया। आप देख रहे हैं तो ये 80% आ गया, यहां पर 80% आ गया, यानी कि बी की आय ए की आय का 80% है। और इसी सवाल को उल्टा करूं, अब ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है। अरे ए की आय कितनी थी, ए की आय आपकी थी 5, और बी की आय का तो बी की 4 थी, ठीक है। तो उससे आप कर लीजिए। अब यहां देख रहा हूं तो 125% आ रहा है भाई, अब ये 125% हो गया। यानी एक ही सवाल है, मैं इधर उधर घुमा रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें। ये इस तरीके से पूछ सकता है। दूसरा ये नहीं पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, तुमको प्रश्न करेगा कि ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है। ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है। पहले क्या कि आयों का परसेंट पूछा, अब परसेंट अधिक कितना है। तो इस चीज को और समझने का प्रयास करें। देखिए अब इसको मैं हटाता हूं, ये बात आपकी समझ में आ गई। मैं यहां कुछ घुमा रहा हूं। अब यहां ए जैसे कि बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, अब यहां कितना परसेंट पूछा था, अधिक नहीं पूछा था। अब इसमें एक शब्द में जोड़ रहा हूं, क्या जोड़ रहा हूं, प्रश्न में कहता हूं कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो देखिए अब मान लीजिए तो यहां कितना कम है भाई, यहां एक कम है, एक कम है, कितने पर कम है, अरे एक कम कहते हैं 5 पर, तो लो आपका परसेंट कमी आ गई, ये 20% कमी आ गई। अगर इसी सवाल को फिर कहे कि ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो भाई यहां पर भी एक अधिक है, लेकिन कितने पर अधिक है, वो एक जो अधिक है वो 4 पर है।
किस पर है, 4 पर है, इंटू 100, लो 25% अधिक हो गई। यानी सवाल एक, सवाल के घुमाव अनेक, यही आपको समझना है। अगर इस चीज को समझ गए तो आप परीक्षा कोई भी निकाल सकते हैं। गणित में कभी भी डिफीट नहीं खाओगे आप, इस बात को मेरी को ध्यान रखना है, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं केवल बेसिक पढ़ाता हूं और आपके सामने इसी तरीके की सब हर कंडीशन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सवाल आपको कहां घुमाएगा, कहां आपको हर समय सचेत रहना है। ट्रिक भी फेल हो जाती है कभी कभार, आप जो ट्रिक को याद करते हैं एक कंडीशन में ही ट्रिक लागू होती है। ट्रिक जो है कभी भी हो उसकी सारी शर्तें पूरी हो रही तो लागू हो रही है, अन्यथा वो ट्रिक लागू नहीं होती है। ठीक है, और भी मैं आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चन करा सकता हूं। देखो एक आध और आपको बताता हूं, देखिए सुनिए, प्रश्न है, घूमना है केवल प्रश्नों के बीच में, क्या है देखिए एक चुनाव, फिर कर देता हूं चुनाव का ही, ठीक है ना। उस चुनाव में क्या रहा कि 2 उम्मीदवार से रहेंगे, बस ज्यादातर चुनावों में 2 उम्मीदवार का ही गेम देता है, कभी कभार 3 का दे देता है परीक्षा में, क्योंकि वो परीक्षा का भी मानक रखता है कि मैं कितना समय दे रहा हूं बच्चे के लिए, उसी के अकॉर्डिंग सवाल भी प्रस्तुत करता है। तो देखिए 2 उम्मीदवार रहेंगे, उम्मीदवार रहेंगे, ठीक है। क्या होगा, यहां पर आपको कुल मत दे सकता है, ठीक है ना, कुल मत दे सकता है। जैसे कि कुल मत मान लीजिए आपको दे दिया उसने 4000 कुल मत हो गया, ठीक है ना, कुल मत क्या हो गया, 4000 हो गया, ठीक है। अब 2 उम्मीदवार हैं, अब क्या होता है, एक उम्मीदवार, हाँ इसमें से 20% आपके अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। क्या होता है, अवैध, अवैध घोषित हैं। एक उम्मीदवार 55% वैध मतों का 55% ले लेता है, कितना, 55% वैध मतों का लेता है, वैध मतों का एक उम्मीदवार। अब प्रश्न में कहता है कि दूसरा जो बी उम्मीदवार है उसे कितने वैध मत प्राप्त हुए, यानी उसे बी उम्मीदवार को वैध मत प्राप्त हुए। अब ये सवाल मैंने इसी तरीके से बना दिया, देखो क्वेश्चन है, समझिए। ये 4000 कुल मत थे ना, ये कुल मत थे ना, अब कुल मत 4000 थे, इसमें 20% तो अवैध हो गया, तो 20% अवैध हो गया तो 4000 का 20% काटिए, अर्थात वैध कितना रह जाएगा, 80% रह गया, 80% वैध हो गया, इसे काटेंगे तो 32,000 वो 3200 यानी कि वैध मत प्राप्त हुए। अब भाई सुनो, ये जीतने वाला, क्योंकि वैध मतों पर ही इनकी हार जीत हो रही है, अब यहां वैध मत भी 100% होंगे, अब ये 100% होंगे, जिसमें से ये 55% ले गया, तो जो बी उम्मीदवार था उसे कितने परसेंट मत मिले, वैध मतों का 45% मत मिले, वैध मतों का 45% इसको मत प्राप्त हो गई। जब 45% मत प्राप्त हो गए तो तुम्हें बी को वैध मत प्राप्त हुए, कितने वैध मत प्राप्त हुए, तो 32 का 45, 3200 का 45% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लो काट पीट के आपका आंसर है, ठीक है। इनका गुणा करिए, 32 पंजे 160 होता है और 32 चौका 128 होता है, 16 हासिल की थी, 128 16 144, यानी कि 1440 वोट जो हैं वैध मतों का उम्मीदवार बी को प्राप्त हुए। प्रश्न कर सकता है कि उम्मीदवार ए कितने मतों से जीता, तो सुनिए यहां पर
55% वैध मतों पड़े हैं, इसको 45% वैध मत पड़े, तो जीत क्या परसेंट की हो गई? 10% की जीत हो रही है। अब 10% की जीत हो रही है तो वैध मत कितने थे? 3200 थे। 3200 में 10 का गुणा कीजिए, ये हार जीत हो गई 320 वोटों की। यानी मैंने सवाल को कई जगह घुमा दिया है। इसी तरीके से आप सवालों को करने का प्रयास करेंगे। मेरी आशा है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे और समझने का प्रयास किया होगा। अगली क्लास में और मैं ढेर सारी समस्याओं को लेके आऊंगा। जब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद।